नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में चंदवंश का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमारी चंदवंश के इतिहास पर ये दूसरी वीडियो है ना। इससे पिछली वीडियो में हम दो प्रमुख राजाओं को पढ़ चुके हैं, जिनमें से संस्थापक सोमचंद और इनके साथ सेकंड नंबर पे जो राजा हम पढ़ चुके हैं वो है इंद्रचंद, है ना। इन दोनों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमारी उत्तराखंड के चंदवंश पर ये दूसरी वीडियो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे परीक्षाओं में आने वाले चंद्र वंश से संबंधित प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकें और बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें समझ सकें। मगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी वीडियो है वो ज्यादा लेंथी ना हो और चंदवंश को हम कंप्लीट आपको फ्री में कोर्स कराएंगे, इसलिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले भी आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जितना हो सके हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम जो फ्री वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उसे करने में हमें और जोश और उत्साह आए। तो जरा समझे चीजों को। इससे पहले मैंने कहा कि हम सोमचंद और इंद्रचंद को पढ़ चुके हैं। ये दरवाजा जरा वो कर दे बेटा, जरा। सोमचंद और इंद्रचंद को पढ़ चुके हैं और अब हमारा जो तीसरे नंबर का राजा है वो है वीणाचंद। कौन है बेटा? वीणाचंद। देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो वीणाचंद था बेटा, उसका समय पीरियड था 856 से 869। समझा जरा, यही इसका समय पीरियड था। अगर आप वीणाचंद को देखोगे तो ये एक विलासी शासक सिद्ध हुआ। कैसा शासक बेटा? विलासी शासक था। विलासी का मतलब होता है कि सिर्फ भोग विलास में डूबा रहा, कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो इसके लिए अच्छा हो। राज्य इसके लिए तो अच्छा ही होगा, मगर राज्य के लिए अच्छा हो, ऐसा कोई प्रसिद्धि वाला कोई भी काम नहीं किया। तो ये था वीणाचंद। वीणाचंद के समय क्या हुआ, मैंने पहले से भी कहा है आपको, जो ये चंपावत वाला हिस्सा आप देख रहे हो क्या, ये जो चंपावत वाला हिस्सा है, इस हिस्से में केवल चंद वंश है। इसके अलावा अगल बगल के जो एरियाज में जो और राजा बैठे हुए, जिनमें से शक राजा प्रसिद्ध थे, वो राजा देख रहे थे कि कब चंद वंश पर जो है कोई कमजोर राजा बैठे और वो डायरेक्ट जाकर के क्या करे, चंदों को कंट्रोल कर दे और उन पे कब्जा कर दे चंद वंश। समझना जरा। तो वीणाचंद के समय जो है, जब ये विलासी शासक साबित हुआ, तो उस समय एक खस शासक था। क्या नाम था बेटा? खस शासक का नाम था विजड़। क्या नाम था? विजड़। तो खस शासक विजड़ ने जो है वो आक्रमण कर दिया वीणाचंद पर 1869 पर, और आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। और इस तरीके से वीणाचंद के समय जो चंद वंश था वो समाप्त हो गया। समझना, थोड़ी देर के लिए वो समाप्त हो गया। कितने समय के लिए? क्योंकि चंद वंश पर जो है जो खस थे उनका शासन हो गया। तब हुआ 1869 में। शासक का नाम था विजड़, और कब तक के लिए हुआ? 196 वर्षों तक के लिए चंपावत का जो चंद वंश था अब वो समाप्त हो गया, और उस पर जो शासन हो गया वो हो गया वीणाचंद का। क्या मेरी बात समझ रहे हो? बोलो भाई। ये एक प्रसिद्ध शासक रहा जिसका नाम था विजड़, जिसने जो है चंद वंशी शासक वीणाचंद को पराजित करके और वहां चंदों को खत्म कर दिया। 196 वर्षों तक चंदों का कोई भी शासन पीरियड नहीं रहा। कहां से रहता? उस सरल। एक चीज यहाँ पे हुई कि जब वीणाचंद ने उन पर वहां पर किया तो जो राज परिवार के लोग थे वो भाग गए। कुछ जो है वो नीचे उधमसिंह नगर की तरफ आ गए, कुछ यूपी की तरफ भागे, कुछ नेपाल की तरफ भागे, अलग अलग दिशाओं में भागे। ठीक है। तो इस तरीके से अब जो है 196 साल तक जो है चंपावत पर खस राजा शासन करेंगे। अब जो अगले राजा आएंगे उनका नाम है वीरचंद। भाई नाम ही वीर है बेटा, उनका नाम है। चौथे नंबर के जो शासक हैं उनका नाम है वीरचंद। क्या नाम है बेटा? वीरचंद। अच्छा, 169 में अगर हम 196 जोड़े तो कितना आता है? 1000 1065। कब तक रहा वीरचंद? 1080 तक। इतना ही रहा बेटा, ऐसा ही रहा ना, 1080 तक। कौन शासक रहा? वीरचंद। अब आप सोचेंगे सर कि 196 वर्ष के बाद ऐसा क्या हुआ कि नेक्स्ट राजा वीरचंद आया? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि चंद दोबारा वापस कैसे आए, समझना जरा।
एक्चुअली हुआ है, मैं आपके थोड़ा मैप के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मैप है, समझना जरा, ये मैप है। अबे उत्तराखंड का जो मैप है, इसमें अगर आप देखोगे तो उस दौर में जो चंद शासक था वो सिर्फ चंपावत तक था, यहीं तक था क्यों। और मैंने कहा कि जब चंपावत पर विजड़ ने कब्जा किया था वीणा चंद के जमाने में, खासकर चंद शासन पर, तो उस समय कई चंद जो राजवंश के लोग थे, कुछ दक्षिण की ओर आगे, कुछ नेपाल भागे, कुछ यूपी की तरफ चले। ठीक है, अब 196 साल में कई लोग मर मुरा गए, कई कुछ हो गया। एक व्यक्ति जिंदा था नेपाल में और उसका नाम था बेटा वीरचंद। क्या नाम था? वीरचंद। अब ये वीरचंद जो था नेपाल में खासकर डोटी के शासक के यहाँ था। आप जानते हैं डोटी के जो लोग थे, डोटी के जो राजा थे, वो उनके सामंत हुआ करते थे चंद लोग, उनके सामंत थे, क्योंकि चंद जो थे वो डोटी वालों को क्या देते थे? टैक्स देते थे। तो उन्हीं के राज्य में जो है वो वीरचंद रहा। बाद में क्या हुआ कि जब यहाँ इस चंपावत वाले हिस्से पर खस राजा कमजोर हो गए, तो उस कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर वीरचंद ने चंपावत पर आक्रमण कर दिया। और जब चंपावत पर आक्रमण किया, तब चंपावत में वहां जो शासक था उसका नाम था सोपान। क्या नाम था बेटा? सोपान, शासक का नाम। और इस वीरचंद के जो सोपान शासक पर उसने आक्रमण किया, तो इस युद्ध में उसने खस राजा सोपान को पराजित कर दिया। और इस युद्ध में सोपान को पराजित करने में सबसे बड़ा जो योगदान किया वो दिया वीरचंद के सेनापति, और नाम था सोण खड़ायत। क्या नाम था बेटा? सोण खड़ायत। इसने सबसे बड़ा योगदान दिया। इस तरीके से सोपान को हरा करके उसकी हत्या कर दी गई, और सोण खड़ायत जो है वो प्रसिद्ध व्यक्ति था, सेनापति था। और जब ये सारे काम हो गया तो चंद वंश पर जो है, सॉरी, चंपावत पर जो है दोबारा चंदों का प्रशासन हो गया, शासन स्थापित हो गया। इस तरीके से पुनः स्थापित हो गए कौन? चंद। क्लियर है बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक क्या पढ़ा? इससे पहले हमने वीणा चंद पढ़ा, किस तरीके से उसके समय चंद वंश समाप्त हुआ, और दूसरे नंबर पर हमने वीर चंद पढ़ा, किस तरीके से उसने चंपावत पर जो है वापस चंद वंश की स्थापना की। अब आपके पास प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न आ सकता है किसके समय चंद वंश समाप्त हो गया था? तो वीणा चंद के समय। किस खस शासक ने वीणा चंद को पराजित किया? विजड़ ने पराजित किया। किस चंद शासक के समय दोबारा जो है चंद्रवंश की स्थापना हुई, पुनः उत्थान हुआ चंद्रवंश का, पुनः स्थापित हुआ? वीरचंद। वीरचंद का प्रसिद्ध जो सेनापति था उसका नाम क्या था? सोण खड़ायत। जो उसने खस राजा को पराजित किया उसका नाम क्या था? सोपान। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई। ठीक हो गया। अब जो है चंद जो है दोबारा चंपावत की गद्दी पर बैठ गए हैं, और अब जो अगले राजा आ रहे हैं उनका नाम है, समझना, उनका नाम है बेटा नानकी चंद। 5वें नंबर पे कौन आ रहा है? इनके बीच एक आध शासक और भी आए, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब इनका नाम आता है नानकी चंद। क्लियर है? अच्छा, समय पीरियड क्या था नानकी चंद का? है 1117 से 1100, ये समय पीरियड था किसका बेटा? ये समय पीरियड था नानकी चंद। नानकी चंद जब चंद वंश पर बैठा हुआ है, चंपावत पे राज कर रहा है, उस समय यह डोटी वाले हिस्से पर एक शासक है जिसका नाम है बेटा अशोक चंद। क्या नाम है? अशोक चंद। ये देखो, इसका नाम अशोक चंद, या डोटी वाले हिस्से। तो डोटी वाले हिस्से पे अशोक चंद बैठा है। यहां कुमाऊं के हिस्से पर कौन बैठा हुआ है? वहां बैठा हुआ है नानकी चंद। कौन बैठा बेटा? अच्छा, नानकी चंद क्या है? मांडलिक राजा है। वो किसके अधीन आता है? अशोक चंद के आता है। तो अब समझना जरा, इसी नानकी चंद के समय 1191 में, कब बेटा? 1191 में डोटी के शासक या नेपाल के शासक अशोक चंद ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया। तब क्या बेटा? 1191 में डोटी या नेपाल के शासक अशोक चंद ने जो है उत्तराखंड पर आक्रमण किया। तो कई बार लोग सोचते हैं अगर उत्तराखंड पर गया तो नानकी चंद को हराया होगा। अरे नानकी चंद को हराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नानकी चंद इनडायरेक्ट रूप से किसके अधीन है? अशोक चंद के अधीन है। वो उसके अधीन सामंत है, वो उसको टैक्स दे रहा है। तो नानकी चंद को हराने की जरूरत थोड़ी नहीं है। लेकिन बाकी जो कुमाऊं के हिस्से पर
गढ़वाल के हिस्से पर जो शासक बैठे हुए कुछ हिस्सों पर, उन हिस्सों को जीतना पड़ेगा। तो समझना जरा, अशोक चंद ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया 1191 में। उस समय चंद्रवंश का राजा कौन था? नानकी चंद। और इस नानकी चंद ने अशोक चंद की मदद की और इधर काफी हिस्से जो है कुमाऊं के जीत दिए अशोक चंद ने। बल्कि गढ़वाल के भी काफी हिस्सों पर शासन था अशोक चंद का। कोई दिक्कत है? अब हमें कैसे पता चलता है उस दौर में कि अशोक चंद ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया? उसके आक्रमण का प्रमाण हमारे पास दो उसके अभिलेख मिलते हैं। उसके दो अभिलेख मिलते हैं। कितने अभिलेख मिलते हैं अशोक चंद के बेटा? दो। पहले अभिलेख का नाम क्या है? गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। कहां का? गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। अब त्रिशूल अभिलेख को अगर आप देखोगे तो वो गोपेश्वर जो मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर, उसके प्रांगण में बहुत बड़ा त्रिशूल है, जिसे आकाश भैरव का त्रिशूल भी वहां कहते हैं। उस त्रिशूल पर जो है मुख्य रूप से 4 चल्लवंशी शासकों का नाम है, जिनमें अशोक चल्ल का भी नाम आता है। क्लियर है? बोलो। और दूसरा अभिलेख यहां मिला है अशोक चल्ल का, वो मिला बाड़ाहाट से। किसका पुराना नाम है? बाड़ाहाट, उत्तरकाशी का। तो बाड़ाहाट से उसका एक अभिलेख मिला है, जिसमें इन दोनों अभिलेखों में यह मिलता है कि अशोक चल्ल ने 1191 में उत्तराखंड पर आक्रमण किया। और वो जो है उसे कई उसके अभिलेखों में उसे कहा गया कि शिवालिक का राजा था। शिवालिक हमारे इधर है कि नहीं? बोले भाई, और जगह पे, पर मुख्य रूप से उत्तराखंड की बात हो रही है। क्लियर है? ओके। अब अगले जो राजा आए बेटा, ये इतना ही है यहाँ पे नानकी चंद के बारे में। अगले जो राजा आए उनका नाम है 5वें नंबर पर, उनका नाम है थोहर चंद। क्या नाम है बेटा? थोहर चंद। कितनेवें राजा हैं? 23वें राजा। समय पीरियड क्या था थोहर चंद का? है, जोर से बोलो। 1261 से, यस। और कितनेवें नंबर के राजा हैं? 23वें नंबर के राजा हैं। क्लियर है? थोहर चंद के बारे में कई इतिहासकार कहते हैं कि यही वास्तविक संस्थापक है चंद्रवंश का। क्या कहते हैं? यही वास्तविक संस्थापक है चंद्रवंश का। अब इसके पीछे कई लोग रीजन देते हैं कि इसने खुद को डोटी से स्वतंत्र करने की कोशिश करी, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कई इतिहासकार मानते हैं। जो कुछ भी हो, 23वां शासक है, प्रसिद्ध शासक है। और इसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है इसलिए क्योंकि इसे चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपके पास प्रश्न आ सकता है, चंद्रवंश की स्थापना किसने की? तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? थोहर चंद, क्योंकि इसने खुद को डोटी से स्वतंत्र करने की कोशिश करी, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन कई इतिहासकार इसे चंद्रवंश का संस्थापक भी मानते हैं। लेकिन मैंने कहा था हमें फालतू के जो कर रहे हम बहस जो कर रहे हम उस पर नहीं जाना है, हमें सीधे समझना है। वंशावली के अनुसार 23वां नंबर थोहर चंद का है और पहला नंबर सोमचंद का है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कितनेवें राजा है? 23वां राजा। लेकिन मैं पढ़ाया मैंने अभी 5वें नंबर पे हो। कारण क्या है? क्योंकि मैंने कहा मैं इंपॉर्टेंट राजाओं को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चंदों ने तो 62 राजा हुए, तो उतनों को थोड़ी नहीं पढ़ाया जाएगा। जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किया उन्हीं को हम पढ़ाने वाले हैं। कौन है राजा का नाम? थोहर चंद। अब आइए अगले राजा जो है उनका नाम है बेटा त्रिलोक चंद। क्या नाम है? आइए 5वें नंबर पे आओ, समझो जरा चीजों को। देखो एक एक बात को समझो, यहीं पर तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और तुम्हें यहीं पर जो है याद होना चाहिए। अगले जो राजा है उनका नाम है बेटा त्रिलोक चंद। क्या नाम है? त्रिलोक चंद। समय है 1296 से 1313। बेटा ये वो दौर है जब दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन है। किसका बेटा? सल्तनत काल चल रहा है दिल्ली में और खिलजी वंश का शासन है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा चंद्रवंशी शासक अलाउद्दीन खिलजी का जो है समकालीन था। तो ये किसका समकालीन था बेटा? ये था अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। कोई दिक्कत है तो बताओ। दिल्ली पर कौन बैठा हुआ सत्ता में?
अलाउद्दीन खिलजी। और उत्तराखंड में कौन बैठे हुए हैं? बोलो, त्रिलोकचंद। क्यों इन्हें इंपॉर्टेंट कहा जा रहा, समझना। इनको इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि ये पहला व्यक्ति है, प्रथम शासक है जिसने, समझना जरा, शासक है जिसने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया या साम्राज्य का विस्तार किया। आप सोचेंगे सर कहां तक ले गया ये राज्य को? तो यहाँ चंपावत है, बगल में नैनीताल। तो विस्तार किया, कहां तक किया? तो नैनीताल तक विस्तार किया। कहां तक बेटा? खासकर भीमताल वाले इलाके में। तो नैनीताल तक इसने राज्य का विस्तार किया। अब पहला शासक चंद वंश में जिसने अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, आंसर क्या होना चाहिए? त्रिलोकचंद। क्लियर है? बोलो भाई, इसके बारे में इतना ही। 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन उत्तराखंड में कौन सा चंद शासक था? आपका उत्तर होना चाहिए कौन? त्रिलोकचंद। और प्रथम शासक जिसने साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करी, वो शासक कौन था बेटा? वो भी था त्रिलोकचंद। क्लियर? ओके। अब लास्ट राजा आज के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं बहुत बड़ा वीडियो आपके लिए तैयार करूं, आज के लिए जो लास्ट राजा है उनका नाम है बेटा अभय चंद। क्या नाम है? अभय चंद। ठीक है, अगले शासक है अभय चंद। समय पीरियड क्या है अभय चंद का? 1344 से 1300, ये है भाई शासक। 1344 से 1374 लंबा चौड़ा इनका समय पीरियड था अभय चंद का। आप देख रहे होंगे 44 से 74 तक करीब 30 साल इन्होंने शासन किया। उनका नाम है अभय चंद। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये पहले ऐसे शासक हैं जिनके बारे में जानकारी हमें उनके अभिलेखों से मिली। आज से पहले कोई भी ऐसा चंद शासक नहीं मिला जिसके हमें अभिलेख प्राप्त हुए। सुनना जरा, तो प्रथम चंद शासक था जिसके जानकारी हमें क्या मिली है? उसके अभिलेखों से हमें जानकारी मिली है। समझना जरा, उसके अभिलेखों से हमें जानकारी मिली है, उसने अभिलेख जारी किया। अगर आप देखोगे तो इसके बाद चंद वंश में कई ऐसे राजा होंगे जो अभिलेख जारी करेंगे और वो हमारी जानकारी के स्रोत होंगे, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड का कई ऐसा इतिहास है जो हमारे पास लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए जो है हमें अगर जब से अभिलेख मिलने शुरू हुए तब से हमें जानकारी मिलनी प्राप्त हुई। समझना जरा, तो अभय चंद ने जो है 2 मुख्य रूप से अभिलेख जारी किए। पहला चौकुनी बोरा अभिलेख, यही था ना, है चौकुनी बोरा अभिलेख। और दूसरा क्या था बेटा? मानेश्वर नौल अभिलेख। ये दोनों कहां हैं? चंपावत से हमें मिले हैं। ठीक है, पहला अभिलेख कौन है? चौकुनी बोरा अभिलेख। और दूसरा अभिलेख कौन है? माने। अब बताओ इनमें से कौन था जो उसने अपने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में चलाया था? बोलो। तो मानेश्वर नौल अभिलेख। जो मानेश्वर नौल अभिलेख है उसने पुत्र प्राप्ति के अवसर पर जो है इस अभिलेख को लिखाया था, इस अभिलेख को जारी किया था। तो पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में जो है इसने इसे किया था। जबकि जो चौकुनी बोरा अभिलेख था उसने जो है, जो अभय चंद थे, उन्होंने अपने सास, जो उनके ससुर जो उनके ससुर प्लस पत्नी के बीच जो संबंध थे उनको दिखाने के लिए उन्होंने चौकुनी बोरा अभिलेख जारी किया था। तो पूछा जा सकता है चौकुनी बोरा अभिलेख किसका है? आंसर होना चाहिए अभय चंद का। या पूछा जा सकता है अभय चंद के किस अभिलेख, कौन सा अभिलेख उसने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में जारी किया था? आपका उत्तर होना चाहिए कि जो है मानेश्वर नौल अभिलेख उसने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में जारी किया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो है हम चंद्रवंश के कुछ और राजाओं पर बात करेंगे और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करेंगे। मगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर ही जो है और आपका लाइक जो है वह हमें और उत्साहित करेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए और आप तक और भी अच्छी वीडियोस को पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।